नमस्ते, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। मुझे इस बार 24वीं रैंक CSE 2020 में हासिल हुई है। इस बार मुझे इंटरव्यू में 209 मार्क्स मिले। चूँकि ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। इससे पिछले इंटरव्यू में भी जब मेरा IPS में चयन हुआ था, मुझे 204 नंबर प्राप्त हुए थे। सो दोनों ही बार मुझे कहीं ना कहीं इंटरव्यू ने सबसे ज़्यादा मदद करी, सिलेक्शन में भी और अपनी पसंद की सर्विस इंश्योर करने में भी। तो इंटरव्यू एक ऐसा एरिया है जिसकी आमतौर पे जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं उसके बारे में। हम ये सोचते हैं व्हेन वील कम टू द ब्रिज वील क्रॉस इट। सो जब मौका आएगा देख लिया जाएगा। और इसी वजह से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कई सारे मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं UPSC इंटरव्यू के बारे में। सो a lot of YouTube channels would portray it as कि भाई आपने सीढ़ियाँ कितनी चढ़ी, या वो इंटरव्यू को पजल के साथ किसी ब्रेन टीजर के साथ रिलेट कर देंगे और कहीं ना कहीं एक ट्रिवियलाइज कर देंगे पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को। वेराज आई थिंक UPSC इंटरव्यू इज़ अ कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट। वो कहीं ना कहीं ये प्रयास करता है कि उस 30-40 मिनट के अंतराल में आपकी पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स को असेस करने का प्रयास करें और आपसे अलग अलग टाइप के सवाल पूछे, चाहे वो सोशल इश्यूज़ पे हो, चाहे वो आपके वर्क एक्सपीरियंस पे हो, चाहे वो आपकी हॉबीज़ पे हो, या आपका विजन ऑफ इंडिया हो। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर आपको अलग अलग तरीक़ों से, थ्रू क्रॉस क्वेश्चंस, थ्रू नॉर्मल क्वेश्चंस, बाय एलिसिटिंग योर ओपिनियन, वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं। एंड आपके ओपिनियंस ही डिटरमिन करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, एंड आपके ओपिनियंस ही डिटरमिन करते हैं कि आपको किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा, क्या मार्क्स दिए जाएंगे। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी UPSC की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। UPSC कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी UPSC की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे YouTube चैनल पे और एनरोल कीजिए UPSC 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। एक और इशू जो आमतौर पे आता है, दैट इज़ ऑफ लैंग्वेज। एंड बहुत बार एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू हमेशा इंग्लिश होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मेंस के लिए इंग्लिश में अपना मेंस लिखा, परंतु इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि वो अपनी भावनाओं को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं या किसी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्होंने उसमें इंटरव्यू दिया और उसमें ज़्यादा अच्छा सिक्योर किया। DKT UPSC CSE। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSE चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो इंटरव्यू में लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू से पहले कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। एंड देयरफॉर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ बोर्ड मेंबर्स, अगर आपने इंग्लिश लिखी है अपनी लैंग्वेज तो आप अपने आंसर्स इंग्लिश में ही लिखिए। अगर आपने हिंदी या कोई वर्नाक्युलर लैंग्वेज लिखी है तो आप उसी एक सिंगल लैंग्वेज के अंदर स्टिक करके अपने आंसर्स दीजिए, जो भी आपने लैंग्वेज उसमें दर्शाई है। अब आते हैं अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के ऊपर। इंटरव्यू का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है DAF, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपसे संबंधित ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं। सो राइट फ्रॉम योर नेम टू द प्लेस ऑफ एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज़, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो भी, या इवन आपकी अचीवमेंट्स, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स या वर्क रिलेटेड अचीवमेंट्स, वो सारी चीज़ों का ब्यौरा आपको साझा करना होता है। वही एक ऐसी चीज़ है जो इंटरव्यू बोर्ड के पास मौजूद होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद अपने DAF को कई बार पढ़ें। मैं ये करता था, मैं अपना DAF अपने अच्छे दोस्तों को भेज देता था।
जो ना सिर्फ मेरे साथ सर्विसेज में थे या मेरे साथ पहले काम कर चुके थे या प्रिपेयर कर चुके थे, ऐसे लोग भी जिनका सिविल सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। सो वो मास्टर्स कर रहे हैं यूएस में या फिर वो किसी कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी भेज देता था और मैं उन्हें कहता था आप 10 क्वेश्चंस इस डैफ के फॉर्म को देख करके बनाइए जो भी आपको समझ में आते हैं, और कई सारे नए किस्म के क्वेश्चंस जो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम सबका सोचने का तरीका ऑलमोस्ट एक जैसा हो जाता है, पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सीएसई से कोई लेना देना नहीं है, दैट पर्सन वुड हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट पर्सन वुड आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस। सो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग विच हेल्प मी अ लॉट। सबसे मैंने 10-10 क्वेश्चंस लिए एंड बाय द एंड आई हैड कोलेटेड अराउंड मोर देन 700-800 क्वेश्चंस। तो इतने क्वेश्चंस थे एंड सबके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ अपना एक जवाब सोचने की कोशिश करी एंड क्या पॉसिबल क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, अपने आंसर से रिलेटेड, वो मैंने सोचने की कोशिश करी। एंड आई थिंक इससे आप एक तरीके से इंटरव्यू को ज़्यादा प्रिडिक्टेबल लाइंस पे समझ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इवेंचुअली कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू 5 बहुत सीनियर लोग जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, आप उनसे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं एंड आप उसे एक इंटरेक्शन की तरह देखिए। अगर आप उसे देखेंगे कि एक एग्ज़ाम का प्रोसेस है या आप बहुत ज़्यादा टेंस होके जाएंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी जो आपका आर्टिकुलेशन है वो नेचुरल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाएगा और आप वो चीज़ें नहीं बोलेंगे जो आप बहुत अच्छे से सोचते हैं। सो देयरफॉर आई थिंक इट्स गुड टू प्रिपेयर योर डैफ, क्योंकि आप बहुत क्लियर हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस है किसी कंट्री के साथ, मान लीजिए नेपाल के साथ, आपका आंसर वो नहीं होना चाहिए जो उस वक्त दिमाग में आया। आपको ये चीज़ पहले से सोच के रखनी चाहिए कि ठीक है, ये तमाम सिचुएशंस हैं, ये डेवलपमेंट्स हैं, इसके हिसाब से इंडिया नेपाल रिलेशंस में ये इंडिया को आइडियली करना चाहिए। ये चीज़ एक थॉट थ्रू है। तो मैं क्या करता था, मैं ऐसे क्वेश्चंस पहले से सोचता था, अच्छे से उनके ऊपर टाइम देता था, लोगों के साथ डिस्कस भी करता था और एक अच्छा सा स्टैंड हर एक जगह पे बनाता था। मैंने अपने इवन नोट शेयर करे हुए हैं इंटरव्यू के, सो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे मैंने ये कोशिश करी कि एक अपना एक क्लियर स्टैंड हो, चाहे वो इंडिया के सोशल इश्यूज हो, इवन मेरे डैफ के भी पॉइंटर्स। सो वर्क एक्स हुआ, अब मैं आरबीआई में था, मैं आईपीएस में आया, सो पुलिस एंड बैंकिंग, ये दोनों ऐसे एरियाज हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ऑब्वियस है कि आएंगे इंटरव्यू बोर्ड के दिमाग में। सो उन सारे एरियाज में, जैसे इवन अ विजन फॉर अ प्रोग्रेसिव पुलिस फोर्स, हाउ टू मेक पुलिस अ सर्विस रादर देन जस्ट बीइंग अ फोर्स, ये सारे एरियाज के ऊपर मैंने अच्छे से सोचा, तमाम सीनियर्स से बात करी एंड उसके अपने एक्सपीरियंसेस जो मेरे नेशनल पुलिस अकेडमी या आरबीआई में रहे, उनसे सोचते हुए मैंने बहुत क्रिस्प आपके आंसर्स जो होने चाहिए इंटरव्यू में, क्योंकि बोर्ड को 30-40 मिनट में आपकी पर्सनालिटी डिटरमिन करनी है, उसे इवैल्यूएट करना है। सो जो आपके आंसर्स होने चाहिए बहुत क्रिस्प होने चाहिए, बहुत वर्बोस होके सेम बात को बार बार बोल के आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड का भी टाइम वेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं आपके आंसर्स के अंदर वो सटीक नहीं होते हैं आंसर्स। सो यू आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है इंटरव्यू में वो ये है कि आप उसे अपने अनुभवों से एक यूनिकनेस, उसका एक यूएसपी क्रिएट कर सके अपने आंसर्स का। सो इंटरव्यू इज नॉट मेंस, इवन दो इट रिक्वायर्स एज मच preparation as the mains exam. So interview is not mains, and I say this because मेंस में आप 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप प्रोज में 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं कॉन्स में, एंड आप कहीं ना कहीं उसे बैलेंस आउट कर रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स अ गुड आइडिया टू टेक अ स्टैंड, एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नो दैट देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अवेलेबल। सो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट्स अ गुड आइडिया कि आप वहाँ पे एक स्टैंड लीजिए कि सर यहाँ पे या मैम यहाँ पे ये चीज़ करी जा सकती है, एंड उसे इलाबोरेट करिए किसी एक एग्जाम्पल के साथ कि इस कंट्री ने ऐसा किया है या गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है और इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हो रहा है। सो मुझसे मेरे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से हम विमेन की सिचुएशन बैकवर्ड स्टेट्स लाइक यूपी या बिहार के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं,
और उस वक्त एक तरीका है कि आप वही मेंस वाले आंसर्स लिखें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वही बोल के आ जाए। मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस दिया। मैंने कहा कि अगर विमेन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे आती हैं, उसका एक डेमॉन्स्ट्रेटर इफेक्ट होता है। तो जब हम नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमारे से पिछले बैच की पासिंग आउट परेड हुई थी, विच वॉज कमांडेड बाय लेडी ऑफिसर। सो मैंने कहा बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स आर विनिंग एक्कोलेट्स विद इन द सर्विस, इवन इन आर ट्रेनिंग द विमेन ऑफिसर्स हु आर बिकमिंग द बेस्ट IPS प्रोबेशनर्स। ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो गर्ल चाइल्ड है, इवन उनकी फैमिलीज हैं, उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं दैट women could not just achieve as much as men but could be better. So वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, कहीं ना कहीं उसने मेरे आंसर को एक यूनिकनेस दी, जो कि इंटरव्यू के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है इंटरव्यूज़ में, वो ये होता है कि मॉक्स कितने दिए जाए। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक कि बहुत ज़्यादा मॉक्स देने चाहिए, क्योंकि वो भी मेंस की तरह आंसर राइटिंग का तरीका है और हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम नए लोगों से मिल रहे हैं। आई थिंक देयर शुड बी अ लिमिट टू द नंबर ऑफ मॉक्स यू गिव, बिकॉज मॉक्स के एंड में जो आपको सुझाव मिलेंगे, टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज एक जगह पे आप जाएंगे वो कहेंगे आपके आंसर्स बहुत लंबे हैं, अगली जगह पे आप जाएंगे वो कहेंगे आपके आंसर्स बहुत छोटे हैं। एक जगह जाएंगे वो कहेंगे कि आप कुछ फालतू की टर्म्स यूज़ कर रहे हैं अपने उस जगह पे, या आप बहुत पॉलिटिकली आप सेंसिटिव टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ जगह जाएंगे वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे जो बहुत ज़्यादा आपसे प्रोवोकेटिव होंगे, आपसे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एरियाज में चले जाएंगे। UPSC इंटरव्यू इज़ अ गुड इंटरेक्शन, उसे वैसे ही देखिए, वो टेस्ट नहीं है। एंड देयरफॉर जो आपके मॉक्स होने चाहिए वो भी ऐसे ही होने चाहिए। वो आपको हर एक मॉक्स से आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैं किस तरीके से आंसर कर रहा हूँ। और चूंकि लोग डिफरेंट लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, लोगों की प्रिपरेशन जर्नी अलग होती है, उनका वे ऑफ आंसरिंग सेम नहीं हो सकता। एंड UPSC ये चीज़ बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता है। इसलिए जो इवन हमेशा इंटरव्यू के जो टॉप स्कोरर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। सो जबकि मॉक्स जो होते हैं वो एक सेम मोल्ड में सबको कास्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड देयरफॉर यू शुड नॉट फेल फॉर इट, रादर आप अपने आंसर्स पे कॉन्फिडेंट रहिए, अपना वे ऑफ आंसरिंग पे कॉन्फिडेंट रहिए। वन थिंग विच हेल्प्स अ लॉट इज गोइंग थ्रू वीडियोज़ जो YouTube पे अवेलेबल होती हैं, अलग अलग चैनल्स पे लास्ट ईयर के टॉपर्स की इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं। वो एक बार देखी जा सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अच्छा स्कोर करते हैं उनके वे ऑफ आंसरिंग के अंदर कुछ एक ट्रेट्स होते हैं, एंड जैसे थोड़ा सा पॉज लेकर के आंसर देना, या फिर बहुत ही क्रिस्प आंसर्स देना, टू द पॉइंट आंसर्स देना, एंड कभी भी किसी कंट्रोवर्शियल टेरेन में ना जाना। एक और चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखी वो ये था कि होल्ड ऑन टू योर ग्राउंड। सो अगर आपने एक स्टैंड लिया है अपने इंटरव्यू में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे स्टिक करें। अगर आप ये क्योंकि देखिए कोई भी आप आर्ग्यूमेंट देते हैं उसका हमेशा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा। एक ब्यूरोक्रेट भी अगर कल को एक पॉलिसी एडवाइस देने जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उस पॉलिसी के क्रिटिसिज्म नहीं होंगे। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है अगले दिन उसके क्रिटिसिज्म में एडिटोरियल्स आते हैं, बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इन द ब्यूरोक्रेसी इज डिसीजन मेकिंग। हाँ, सो आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो सारी चीज़ों को जानते हुए आपने लिया, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ समथिंग डन फॉर द ग्रेटर गुड। सो जो चीज़ आपको ब्यूरोक्रेसी में करनी है वही आपको इंटरव्यू पैनल के सामने भी करनी है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्यूरोक्रेट। सो उसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक आंसर दे रहे हैं, इवन दो इंटरव्यू बोर्ड आपको ये कहता है कि नहीं यहाँ पे ये भी तो किया जा सकता था, एंड आप कहते हैं हाँ बात तो सही है, एंड देन यू चेंज योर स्टैंड, दैट मीन्स कि आप अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। कल को जब आप IPS या IAS ऑफिसर हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, आपको ऑर्डर्स देने हैं किसी चीज़ के और बहुत टफ डिसीजंस लेने हैं, आप वहाँ डिली डाली करने लगेंगे, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे अपने डिसीजंस में, विच इज़ समथिंग नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। सो आपको फर्म रहना है अपने स्टैंड में, एंड लास्टली इंटरव्यूज़ में आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है। एक अच्छा आंसर वो है जहाँ आप अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर लें।
सो अगर आपको नहीं आती है वो चीज़, मैंने अपने दोनों इंटरव्यूज में कई बार बोला आई डोंट नो द आंसर। अगर मुझे नहीं पता आई शुड क्लियरली से कि मुझे नहीं पता। सो ऑनेस्टी इज समथिंग विच इज़ रिवॉर्डेड इन द यूपीएससी इंटरव्यू। ब्लफ करना या अपने डैफ में ऐसी चीज़ें भर देना जो आपने कभी की नहीं। सो लॉट ऑफ पीपल वुड से कि मेरी कोई हॉबी नहीं है। आई थिंक इट्स नेवर टू लेट टू कल्टिवेट अ न्यू हॉबी। अगर आप इस प्रिपरेशन साइकिल में आ रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर आपको रैंक लानी है, आपको अपनी प्रेफर्ड सर्विस में जाना है, यू हैव टू गो थ्रू द पर्सनालिटी टेस्ट एंड देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट लीविंग द हॉबी कॉलम ब्लैंक। आप कुछ ना कुछ हॉबीज कल्टिवेट करिए, गार्डनिंग करिए, बच्चों को पढ़ाइए, म्यूजिक सुनिए, हो सके तो म्यूजिक कंपोज करिए। यू नेवर नो व्हाट हॉबीज यू कुड एक्चुअली परस्यू and therefore it's better to evolve your personality, and this journey should not be just about learning new things जो आपने किताबों से पढ़ी. It should also be about learning new skill sets, start doing new things. So कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज आप बनाइए स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन साइकिल के, एंड जब एंड में काम करने का वक्त आए सो आप उन्हें होलिस्टिकली प्रिपेयर करिए. जब आप होलिस्टिकली उन हॉबीज को, अपने डैफ के पॉइंटर्स को प्रिपेयर करते हैं, आपके आंसर ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं. सो मैं अपनी हॉबीज में फिलेटली एक हॉबी लिखता था विच इज स्टैम्प कलेक्शन. एंड स्टैम्प कलेक्शन इज समथिंग विच आई सी एज a kind of a dying hobby because very few people pursue it now. अगर आप कलेक्टर्स से भी मिलने जाएंगे, मैं बहुत सारे फिलेटलिक फेयर्स में जाया करता था. जो भी मिलेंगे वो लोग वैसे होंगे जो 40+ एज ग्रुप के हैं, बिकॉज नए लोग जो हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग अप द हॉबी. एंड इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे भी नए स्टैम्प्स मिलना मुश्किल हो जाता है. सो एक रास्ता है कि मैं उस हॉबी को कम्प्लीटली छोड़ दूं, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज लेकर के जाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई शुड परस्यू माई हॉबी, आई शुड रादर लिव माई हॉबी. सो मैं जब भी मुझे मौका मिलता था मैं फिलेटलिक फेयर में चला जाता था. मैंने फिलेटलिक ब्यूरो में अपना अकाउंट ओपन कराया, फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराया, हर महीने स्टैम्प्स आते थे वो देखे. सो कहीं ना कहीं यू शुड लिव योर हॉबी, एंड जब आप ऐसा कर रहे होंगे, जो भी आपने किया है, यू आर कॉन्फिडेंट ऑन इट, योर आंसर्स वुड बी मोर ऑनेस्ट. एंड आप उस टाइम पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने आंसर करते हुए डर नहीं रहे होंगे, रादर आपके आंसर्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर आपको पता है कि यस आई नो दिस एंड आई एम आंसरिंग इट, एंड इंटरव्यू बोर्ड कुड परसीव इट, एंड दिस इज समथिंग विच हेल्प्स वन टू गेट रिवॉर्डेड. लास्टली मेरे 2 बार अच्छे मार्क्स आए, बट कहीं ना कहीं ऐसा कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं था जिसने डिटरमिन किया हो कि मेरे दोनों बार अच्छे मार्क्स आए. what is something which helped me a lot was कि I remained my natural self. सो इंटरव्यू के अंदर ना लोगों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसका वे ऑफ आंसरिंग ऐसा है, या मुझे बहुत एलोक्वेंट तरीके से आंसर करना है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश या हिंदी यूज़ करनी है और तभी मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, बहुत ज़्यादा कंटेंट मुझे उनके सामने शो ऑफ करना है. ऐसा कोई मोल्ड नहीं होता इंटरव्यू का. इंटरव्यू के अंदर जैसा आपका वे ऑफ आंसरिंग है, अगर आप उससे स्टिक करेंगे एंड यू कम अक्रॉस एज समवन हु हैज़ अ जेन्युइन पर्सनालिटी, आपको हमेशा अच्छे मार्क्स मिलेंगे. वन लास्ट थिंग जो इंटरव्यू का पार्ट नहीं है परंतु इस एग्ज़ाम का एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज़ द मेडिकल टेस्ट विच हैपन्स जस्ट द डे नेक्स्ट टू योर इंटरव्यू. एंड क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बहुत लंबे आवर्स हम स्लॉग करते हैं, एक चीज़ जो खो जाती है उस पूरे प्रोसेस में, विच इज़ समथिंग जो बहुत अंडररेटेड है, दैट इज़ मेंटेनिंग योर फिजिकल फिटनेस. सो मेंटल फिटनेस इज़ अ थिंग, हाँ आपको मोटिवेटेड रखना है खुद को, बट फिजिकल फिटनेस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. कुछ ना कुछ रनिंग करते रहें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, कोई गेम खेलते रहें, कोई भी स्पोर्ट, बैडमिंटन, टेनिस, जो भी आपके एरिया में आपको मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ खेलते रहें. क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इवेंचुअली एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, वो बिकॉज ऑफ हाई BMI, बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशू, उन्हें सर्विस एलोकेट होने में टाइम लग जाता है. हाँ, सो उनका सर्विस एलोकेशन अटक जाता है बिकॉज वो मेडिकली फिट नहीं होते. सो व्हेन द मेडिकल बोर्ड डिक्लेयर्स यू मेडिकली अनफिट, रीजन देयर आर मल्टीपल रीजंस, एंड इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ से हाई BMI, आपको फिर 3 महीने अपना वो उस टाइम में इंटेंसिवली
एक्सरसाइज करनी पड़ती है वेट रिड्यूस करने के लिए, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेंटल बर्डन ऑन यू। देयरफॉर अगर आप प्रिपरेशन साइकिल से ही मेडिकली फिट हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे, इट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इवन जब मुझे इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि हाउ इज़ माई IPS ट्रेनिंग गोइंग टू हेल्प मी इन द IAS, एक रीज़न जो मैंने बोला कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, and in the IPS I had the opportunity of becoming really fit and अगर आपको decisions लेने हैं तो पहले आपकी body fit होनी चाहिए, तभी healthy mind का काम आएगा। so मेरे हिसाब से आपकी preparation भी ज़्यादा बेहतर होगी अगर if you are physically fit। so वो एक ऐसी चीज़ है बहुत underrated है, उससे please ignore ना करें। it's something which helps a lot। thank you for watching, I hope it helps।